आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए हम लेकर आए हैं एक बहुत ही नया कोर्स जो कि आपको देगा एक नई अपॉर्चुनिटी आपके लॉ करियर में, क्योंकि आप जानते हैं कि अब 3 ईयर प्रैक्टिस रूल हमारे जो भी जुडिशरी ड्रीम्स है उनमें एक हिंड्रेंस बन गया है काफी सारे बच्चों के लिए। तो हमारे लिए एक प्लान बी, एक बैकअप सोचना बहुत जरूरी है। एक बैकअप के बारे में सोचना, एक ऑल्टरनेट करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। एक ऐसी ही ऑल्टरनेट करियर अपॉर्चुनिटी हम सबके लिए है एकेडमिक्स, और जिसके लिए एक महत्वपूर्ण एक एकेडमिक अचीवमेंट होता है नेट, यूजीसी नेट, और जिसके बाद आप जेआरएफ भी क्लियर कर सकते हैं और उसमें आप अपनी जूनियर रिसर्च फेलोशिप से अपनी पीएचडी को फुली फंडेड करने की अपॉर्चुनिटी सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन इस एग्जाम की इंट्रिकेसीज क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है और इसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। हमें बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी जिसके तहत बच्चों ने अपने बहुत सारे डाउट्स हमें रखे हैं कि इनका सिलेबस क्या होगा, क्या आप अपना एक पेड बैच इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक फुल फ्लेश्ड और एक पूरी मेंटरशिप के साथ एक पूरा गाइडेंस चाहिए कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। सो हियर वी आर विद आवर न्यू कोर्स। सो आई होप आप सबको ये पसंद आएगा। आज हम सिर्फ इसकी इंट्रिकेसीज की किस तरह का पेपर पैटर्न आता है, क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस तरह का इसका सिलेबस है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इसमें 10 यूनिट्स हैं, लेकिन 10 यूनिट्स में से भी ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि मेजर वेटेज कैरी करते हैं एग्जाम में, साथ ही ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ डायरेक्ट बेस्ड हैं, जो कि थ्योरेटिकल नहीं है। तो कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको जो आपको थ्योरी हैवी करने हैं और कौन से ऐसे जो आपको डायरेक्ट हैवी करने हैं। तो आइए हम पहले सिलेबस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सिलेबस है इट कंप्राइजेस ऑफ 10 यूनिट्स, जिसमें से अगर हम देखें तो जो फर्स्ट यूनिट है वो है जूरिस्प्रूडेंस की। जूरिस्प्रूडेंस बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि मैम ये क्योंकि हम लोग जुडिशरी में नहीं पढ़ते हैं तो मैम इसको पढ़ना कैसे, इसको बुक से पढ़ना है, इसमें क्योंकि गाइड में भी काफी कुछ कंटेंट अवेलेबल नहीं होता है। और अगर आप यूजीसी नेट का पैटर्न देखें तो इसमें कुछ एक सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से नंबर 1 जो क्वेश्चन आता है वो आते हैं ऑथर्स एंड बुक्स। इसका मतलब जब हम स्कूल्स पढ़ेंगे, जैसे आप देखिए जो टॉपिक नंबर 2 है स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, इसमें हम अलग अलग जूरिस पढ़ेंगे, ऑस्टिन, बेंथम, कैल्सन, एचएलए हार्ट। तो इन सब की बुक्स कौन कौन सी हैं। एंड ड्रास्टिक कंडीशन में काफी सालों काफी इयर्स में काफी कुछ में मतलब 2 या 3 अटेम्प्ट पहले तक ये लोग बुक्स की इयर्स भी पूछते थे। तो वो कुछ एक बहुत ज्यादा ये कह सकते हैं कि एक रेयर कंडीशन हो गई है, बट मोरलेस कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जिनके ईयर भी आपको याद होने चाहिए। बट ऑथर्स एंड बुक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एज फार एज द यूनिट 1 इज कंसर्न। नाउ सेकंड इज द स्कूल्स। अभी स्कूल्स में क्या डेफिनेशंस हैं वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये याद करना कि किस जूरिस्ट ने किस थिंकर ने कौन से डेफिनेशन दी है, और वो डेफिनेशन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अगर हम वो ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि वो जूरिस्ट कौन से स्कूल में लाई करता है। स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में हमको उसकी जो थ्योरी है, जो भी उसकी आइडियोलॉजी है या फिलॉसफी है लॉ को लेकर, अगर हम वो असरटेन कर लेते हैं एक बार तो हमारे लिए डेफिनेशन को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रह जाता है। फिर तीसरा है जो हमारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स दिए होते हैं। एलिमेंट्स मतलब जैसे अगर आप ये देखेंगे कि टॉपिक नंबर 4 में राइट्स है, ड्यूटीज है, फिर 5th में लीगल पर्सनालिटी है, प्रॉपर्टी, ओनरशिप, पोजेशन, लाइबिलिटी। ये कुछ ऐसे 5-6 टॉपिक्स हैं, इसमें एलिमेंट्स को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, अगर मैं प्रॉपर्टी की बात, ओनरशिप या प्रॉपर्टी की बात करूं तो सैलमन के जो 2 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने जो ओनरशिप है उसके कॉर्पस पोजेशनिस और एनिमस पोसिडेंडा, इन दोनों एलिमेंट्स की बात की है। तो ये दोनों एलिमेंट्स किसने दिए हैं, सैलमन ने दिए। रिवर्स भी आ सकता है कि सैलमन ने कौन से 2 एलिमेंट्स दिए हैं और किन्होंने उस चीज को क्रिटिसाइज किया है, तो उसकी भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो ये एलिमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है ये भी जूरिस्प्रूडेंस की जो यूनिट है इसमें बहुत जो है एक अहम पार्ट निभाते हैं। इसके बाद फिर बाकी सारी जो चीजें जैसे लॉ एंड मोरालिटी है, तो लॉ एंड मोरालिटी मोरलेस हार्ट फुलर डिबेट पे बेस्ड है।
अभी तक पिछले 4-5 अटेम्प्ट से इस जो टॉपिक है इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया है। इस बार जो मतलब अभी जो लेटेस्ट जून 2025 का जो अटेम्प्ट जो आया था नेट का, उसमें मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से पोस्ट मॉडर्निज्म में एक बुक का नाम पूछा गया था, पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। सो ऐसे जो कुछ चीजें हैं जो आपको नेट के पेपर में देखने को मिलेंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये बहुत ग्रे एरिया होता है और ये सभी एग्जाम्स में होता है। So rather than focusing on that 2 to 3% of the exam, हमें ये जो low hanging fruits हैं जो आते ही आते हैं, इन पे हमको ज्यादा फोकस करना है। तो ये कुछ चीजें हो गई यूनिट 1 से रिलेटेड। अब आप बोलेंगे कि मैम इनको प्रिपेयर कैसे करना है, कौन सी बुक रेफर करें, कौन से नोट्स प्रिपेयर करें, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपको पूरा हेड टू टू पूरा कवर करवाएंगे यूनिट में। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है उनको बिल्कुल क्रिस्प ब्रीफ फॉर्मेट में आपको कवर करवाएंगे, वही पढ़ना है। कुछ भी कोई बुक रेफर करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट यूनिट, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अगेन ये बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में वो बहुत मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उसमें जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल से एक क्वेश्चन आप निश्चित मान लीजिए। फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन मान लीजिए आप बिल्कुल, और ड्यूटीज और डीपीएसपी। फर्स्ट वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कल के जो एग्जाम हुआ है उसमें प्रियम्बल से जो अमेंडमेंट था 42nd अमेंडमेंट, उससे क्वेश्चन आया था एंड रिपीटेडली इससे जो है कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। तो फर्स्ट टॉपिक इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद जुडिशरी और इमरजेंसी प्रोविजंस, ये जो दो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनसे भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा जो ये टेम्पररी ट्रांजिशन प्रोविजन है, यूनियन स्टेट एग्जीक्यूटिव से और यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर से कई बार हायरार्किकल नहीं, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आर्टिकल के नंबर वाइज। सो दिस इज सम मतलब ये बहुत रेयर है, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, बट एज फार एज द फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ टॉपिक इज कंसर्न, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद जो बाकी के टॉपिक्स हैं ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। टॉपिक 8, 9 एंड 10 ये जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के क्वेश्चन है। 1 to 7 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के टॉपिक्स है। 8, 9, 10 इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए भी बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने ज्यादा क्वेश्चंस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से बनते भी नहीं है। वही 3-4 डॉक्ट्रिन्स हैं, जुडिशियल रिव्यू की, नेसेसिटी की, प्रोपोर्शनैलिटी की, तो वो सभी बस पढ़ना है, ग्राउंड्स इन सबके, एंड दैट्स इट। और वही गिन चुना के केस लॉज हैं। पेपर को डिफिकल्ट बनाने के लिए ये ऐसा सब्जेक्ट है कि वो इससे कुछ भी केस लॉ पूछ लेते हैं, लेकिन हमको उस पर ध्यान नहीं देना है। जो लैंडमार्क केसेस है हम सिर्फ उन पे फोकस करेंगे, क्योंकि वैसे ही आपको याद करने के लिए बहुत कुछ हो जाएगा। तो फिर हम इसी के साथ यूनिट 3 पे देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। अब ये भी बहुत नया सब्जेक्ट है जो भी जुडिशरी एस्पिरेंट्स है उनके लिए, बिकॉज ये भी ना एमपी जुडिशरी में पूछा जाता है, ना ही छत्तीसगढ़ जुडिशरी में पूछा जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द लॉ कॉलेजेस इन एमपी डोंट टीच दिस सब्जेक्ट एज पार्ट ऑफ देयर बीएलएलबी सिलेबस। सो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड आईएचएल, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत मेजर वेटेज कैरी करता है ये यूजीसी नेट के एग्जाम में। अगर हम इसकी बात करें, सबसे फर्स्ट का इंटरनेशनल लॉ डेफिनेशन, नेचर एंड बेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ तो सीधा सीधा हमारा आईसीजे के स्टैट्यूट से आएगा। ठीक है, आईसीजे का स्टैट्यूट है, आर्टिकल 38 जो है उसमें सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ दिए हुए हैं। इसके अलावा फिर जो जुडिशियल डिसीजंस हैं, डिसीजंस बाय आईसीजे, वो आते हैं सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ के लिए। नेक्स्ट इज रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट्स। तो इसमें 3 डॉक्ट्रिन्स हैं हमारी, तोबार डॉक्ट्रिन, जो हमारी स्टिम्सन डॉक्ट्रिन है, 3 डॉक्ट्रिन से रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट्स की, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो अगेन जो थर्ड जो टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर नेशनैलिटी, इमिग्रेंट्स, रेफ्यूजीज एंड इंटरनेशनली डिस्प्लेस्ड पर्संस, इसमें सिर्फ जो केस लॉज है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ अगेन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो हमारा यूनिट 3 है, इट्स अ नेकेड स्वॉर्ड। इसमें वो कुछ भी पूछते हैं। केस लॉज इतने हैं कि आप शायद याद नहीं कर पाएंगे, एंड वो सिर्फ केस लॉज के नाम ही नहीं, केस लॉज को ईयर के साथ पूछते हैं।
तो अगर आप ये पूरा याद करने जाएंगे तो इट माइट बी डिफिकल्ट, बट मैं आपसे कहूंगी कि इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। मैं आपको एक पल को कह दूं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इस यूनिट को इग्नोर नहीं करना है। तो कुछ भी करना है बट केस लॉस को याद तो करना पड़ेगा। एंड जैसे नेशनैलिटी का मिलेगी तो एक नॉटेबॉर्न केस है लिचेनस्टाइन वर्सेस ग्वाटेमाला का, वो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो बिकॉज इट इज अ लैंडमार्क केस एंड वो हर बार पूछते हैं। सो केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम यूनिट 3 की बात करते हैं, ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस में आपको केस लॉस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में केस लॉस पढ़ने पड़ेंगे, जी हाँ, आपको पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में केसेस पढ़ने पड़ेंगे, बिल्कुल ठीक है। फिर सेम ही ऐसा एक्सट्राडिशन एंड असाइलम है, उसमें भी है। यूएन एंड इट्स ऑर्गन में सिर्फ और सिर्फ आपको चार्टर पढ़ना है, दैट्स इट। यूएन चार्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। चार्टर तो मतलब ऐसे कि आप एग्जाम के एक रात पहले भी अगर देखकर जा रहे हैं फिर यू कैन एक्सपेक्ट कि उसमें एक या दो क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। अभी जो रिसेंट जो अटेम्प्ट था उसमें जो है यूएन का एस्टैब्लिशमेंट ईयर पूछ गया था, एस्टैब्लिशमेंट की डेट के साथ, तो वो कहां से पता चलेगा आपको? यूएन चार्टर से पता चलेगा, ठीक है। फिर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, नॉट सो इम्पोर्टेंट टॉपिक, बट इसमें जो है एक आईसीजे इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन अगर आप ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं, सिक्स्थ वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें आईसीजे कवर हो जाता है, और अगर जजमेंट्स पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आईसीजे के हैं। इसके अलावा जो आईसीजे की प्रिकर्सर था, मतलब आईसीजे से पहले जो एक बॉडी थी जिसको हम पीसीआईजे बोलते हैं, तो पीसीआईजे के केसेस भी हैं, और एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, उसके भी कुछ केसेस दिए हुए हैं जो कई मतलब एक दो बार ही पूछे गए हैं, तो उनको भी हम देख लेंगे। देन डब्ल्यूटीओ है, इस बार जून 2025 में जो डब्ल्यूटीओ है उससे क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि जो राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंसेस हुए थे जिसके बाद आईटीओ से डब्ल्यूटीओ बना है, गैट से डब्ल्यूटीओ बना है, उसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है। तो डब्ल्यूटीओ आपको पढ़ना है, बहुत फैक्चुअल टॉपिक है, इसमें कुछ ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, लाइक द डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, ठीक है, फिर कितने राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंसेस हुए थे, इसके किस एग्रीमेंट के तहत डब्ल्यूटीओ गठित हुआ है, फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे, इंडिया ने कब एक्सेप्ट किया है, ऐसे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो बस वो हमको पढ़ने की जरूरत है। फिर ये जो दो है 9 एंड 10, इसमें हमें क्या करना है, आईएचएल कन्वेंशनल प्रोटोकॉल्स एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इसमें हमें इसके मेजर प्रोविजंस देखना है। इसमें हम जो है सारे कन्वेंशंस देख लेंगे और इनके प्रोटोकॉल्स देख लेंगे। अब अंदर के प्रोविजंस जो हैं वो याद करना थोड़ा सा टीडियस टास्क हो सकता है हम सबके लिए, बट नेवरदलेस एक बार हम लोग मोटा स्ट्रक्चर जरूर देखेंगे, क्योंकि अभी जो लास्ट जनवरी में जो हुआ था, दैट मींस दिसंबर 2024 का जो जनवरी में हेड हुआ था, उसमें इसके अंदर से भी प्रोविजन से भी क्वेश्चंस आए थे। तो हम कह नहीं सकते हैं, जैसे मैंने बोला, लाइक अ नेकेड स्वॉर्ड, जो यूनिट है हमारी इंटरनेशनल लॉ की यूनिट 3 जो है, इसमें से वो कुछ भी पूछते हैं, तो इग्नोर तो इसका हम एक भी टॉपिक नहीं करेंगे, इसको बिल्कुल हमको पूरा कवर करना है। सो यूनिट 3 हो गया है, फिर हम यूनिट 4 पे देख लेते हैं। वेरी इजी, इससे बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, सिंपल डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंड दैट टू मतलब जो सबसे ज्यादा सीवियर केस हुआ है इस यूनिट के साथ वो ये हुआ है कि पनिशमेंट पूछ ली गई है, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने तो नहीं देखा है कि लॉ ऑफ क्राइम से कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नाउ व्हेन यू से दैट लॉ ऑफ क्राइम्स, इट मींस बोथ आईपीसी एंड बीएनएस। सो अगर जो भी स्टूडेंट्स को डाउट है कि मैम आईपीसी पढ़ना है कि बीएनएस पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी बोथ, बिकॉज अभी जो दो अटेम्प्ट्स थे, लास्ट दो अटेम्प्ट्स थे, उसमें आईपीसी और बीएनएस दोनों से पूछा गया है सवाल, तो इसलिए आप किसी को भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बेटर होगा जब भी आप बीएनएस पढ़ने बैठे तो आप प्रीवियस एक बार जो उसके सेक्शन है उसको रिवाइज करें। हालांकि इस बार उन्होंने इतना ज्यादा नहीं ट्रिकी कुछ किया है, जैसे मैंने बोला ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस तो नहीं पूछते हैं, बट ऑन अ सेफ साइड अब क्या होगा ना कि जैसे इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि अगर जैसे किस सेक्शन में या किस ऑफेंस में एनहांस पनिशमेंट दे दी गई है, पनिशमेंट को एनहांस कर दिया है बीएनएस में, ठीक है। तो उस स्थिति में अगर अच्छा होगा अगर आप एक कंपैरेटिव स्टडी रखेंगे दोनों सब्जेक्ट्स की। बाकी तो इस में मुझे लगता है कि जो सिर्फ टॉपिक 8 को छोड़कर सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और इन सभी चीजों को एक बार डायरेक्ट तो हमको पूरा डायरेक्ट बेस्ड है, ये जो भी है डायरेक्ट बेस्ड है। तो यूनिट 4 इज ऑल अबाउट डायरेक्ट, दैट्स इट। और बस कुछ गिनती के बस 10 केस लॉज होंगे, वो रिपीटेडली अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या अगर आप अपने कॉलेज में भी हैं तो वो केस लॉज हम लोग नॉर्मली भी पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में, तो इतना कुछ ज्यादा यूनिट 4 में देखने लायक है नहीं। ना यूनिट 5 इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी है करने के लिए, टॉर्ट्स तो बहुत इजी सब्जेक्ट होता है क्योंकि इसमें इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बहुत कॉमन सेंसिकल सब्जेक्ट है,
ठीक है, इसमें भी जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है केसेस। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है? केसेस इंपॉर्टेंट है। तो केसेस जो है वही हमको एक शॉर्ट लिस्ट बनानी है। वो शॉर्ट लिस्ट मतलब हम एक लिस्ट बनाएंगे केसेस की। ये वो केसेस होंगे जो लैंडमार्क केसेस होंगे। हाँ, मैं ये नहीं कह सकती कि यही केसेस आपसे पूछे जाएंगे, बट ये वो केसेस हैं जो अभी तक मोस्ट रिपीटेडली पूछे गए हैं। और अगर हमने ये केसेस को मास्टर कर लिया तो यू हैव टू मेक श्योर कि बस ये केसेस अगर आ जाए एग्जाम में तो हम इनसे गलती नहीं करेंगे। जो केसेस नहीं पढ़े हैं, जो केस या फिर कभी पूछ नहीं जाते हैं, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। बट जैसे कि मैंने कहा, हमको लो हैंगिंग फ्रूट्स पे फोकस करना है। सो यूनिट 5 में जब लॉ ऑफ टॉर्ट्स की बात करेंगे, जो 1 से लेके 7 तक है, वो टॉर्ट्स के टॉपिक है। तो 1 से लेके 7 में हमको किस चीज पे फोकस करना है? सिर्फ केसेस पे फोकस करना है। नाउ 8, 9, 10 आर माइनर एक्ट्स। COPRA, the Consumer Protection Act 1986. Now, when I say 1986, it also entails 2019 का अमेंडमेंट। पूछते हैं वो लोग, इसमें भले ही 1986 लिखा है, वो 2019 से भी अमेंडमेंट पूछ लेंगे। नाउ मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988, इसमें भी जो है अभी लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुआ है वो पूछ लेते हैं, क्योंकि अभी इन्होंने, अगर आप टॉपिक देखोगे, नो फॉल्ट लायबिलिटी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एंड क्लेम्स ट्रिब्यूनल, इसमें इन्होंने अमेंडेड प्रोविजंस है। कई प्रोविजंस इसमें ना अमेंडेड है, लेकिन अभी जो रीसेंट अमेंडमेंट है उनसे हुए हैं। लेकिन अभी जो कल जो एग्जाम हुआ है उसमें उन्होंने रिसेंटली जो अमेंडेड एक्ट है उससे क्वेश्चन पूछा है। तो अगर आप बिल्कुल ही लकीर के फकीर बन के चलेंगे कि नहीं मैम इसमें तो 1988 का एक्ट लिखा है, हम क्यों पढ़े लेटेस्ट अमेंडमेंट, तो आप ही लॉस में हो। हमें अपडेटेड रहना है, बिल्कुल वो सिलेबस अपडेट करे नहीं करे, बट हमको अपडेटेड रहना है। नाउ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 अगेन इतना ज्यादा वेटेज कैरी नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, इससे ही क्वेश्चन आते हैं। इससे ज्यादा तो मैंने नहीं देखा है, और ना इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है, इतना ज्यादा वेटेज कैरी नहीं करता है। हाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कैरी करता है, मोटर व्हीकल भी कैरी करता है, बट कॉम्पिटिशन एक्ट से मुश्किल से आप 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं। सो दीस आर माइनर एक्ट्स, 8, 9, 10 तीनों माइनर एक्ट्स हैं। ये उतना वेटेज कैरी नहीं करते हैं, बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फिर भी थोड़ा जरूरी है करना। सो 8 को आप फिर भी मार्क कर लीजिए, 9, 10 इट्स ऑल सेम। नाउ यूनिट 6 पे आते हैं, कमर्शियल लॉ। इसमें अगेन कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉन्ट्रैक्ट, तो जो 1 से लेके 4 तक है वो कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस हैं। अगेन प्योर मेरिट बेस्ड है, कुछ भी बाहर से नहीं पढ़ना है। इतना ज्यादा कोई बहुत डिफिकल्ट केसेस नहीं भी पूछते हैं, और पूछते भी हैं तो वो केसेस ऐसे हैं जो शायद ही किसी ने पढ़े हो। सो इट्स उसमें भी हम वही करेंगे जो हम टॉर्च में करने जा रहे हैं। हम हमारी एक लिस्ट बनाएंगे, जो बिल्कुल हमारी शॉर्ट लिस्ट होगी बिल्कुल, जिसमें 10 से 12 ऐसे केस लॉज होंगे जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, जो लैंडमार्क है, और जो अब हमें गलत नहीं करके आना है इफ दे आर आस्क्ड इन द एग्जाम। देन सेल ऑफ गुड्स आ जाता है। सेल ऑफ गुड भी प्योर मेरिट बेस्ड है। पार्टनरशिप आ जाता है, ये भी प्योर बेस्ड है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, इसमें भी मेरिट से ही क्वेश्चन आते हैं, और मोस्टली या तो 138 से आएगा डिसऑनर सेक्स से, या तो डेफिनेशन क्लॉज से आता है। तो इतना ज्यादा नहीं आता है, 1 या 2 क्वेश्चन मुश्किल से आपके पेपर में मान लीजिए। कंपनी लॉ इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज 3 टॉपिक्स। ये इनको मतलब 3 इसको डेडिकेटेड दिया हुआ है सिलेबस में, तो इसमें कुछ तो वेटेज है। तो कंपनी लॉ इज इम्पोर्टेंट, इस बार भर भर के क्वेश्चन आए थे कंपनी लॉ से, तो कंपनी लॉ के हमको इग्नोर नहीं करना है। और अब कंपनी लॉ है भी बहुत बड़ा, तो इसमें जो सिर्फ सिलेबस में टॉपिक्स दिए हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे, एंड वील मेक श्योर दैट वी डोंट मेक अ मिस्टेक आउट ऑफ इट। ठीक है, तो 8, 9, 10 जो है वो कंपनी लॉ के हैं। सो यूनिट 6 क्लियर हो गई है। अब आते हैं यूनिट 7 में, दैट इज फैमिली लॉ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, लॉ ऑफ क्राइम्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बाद एक फैमिली लॉ ही है जो हम सब अच्छे से पढ़ते हैं, एंड इट्स क्वाइट डूएबल बिकॉज मुस्लिम लॉ में वेल प्रोविजन नहीं है ज्यादा। ठीक है, 1-2 बस प्रोविजन है, जैसे जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट या प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन राइट्स एंड डिवोर्स एक्ट है, वो 3-4 बस डायरेक्ट है, जो जिसमें से ज्यादा सेक्शंस भी नहीं है, तो उनके भी 1-2 रेलेवेंट प्रोविजंस हैं, बस जो रिसेंट केसेस से रिसेंट केसेस में ही अभी डिस्कस किए गए, बस वही हमको पढ़ना है। जो हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ डायरेक्ट बेस्ड है, बट उसमें भी डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हमको कहाँ से बनते हैं, या तो हमको माइनॉरिटी गार्जियनशिप से बनेंगे, या तो हमको जो हमारा मेंटेनेंस एक्ट है, मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट है, उससे बनते हैं। बाकी मैरिज एक्ट जो है उसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है केसेस। सक्सेशन एक्ट है, उसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है शेड्यूल। मैं शेड्यूल क्यों बोल रही हूँ, शेड्यूल जो सक्सेशन एक्ट का जो शेड्यूल है वो हमको बताता है कि हु विल बी दी हायर्स।
तो उसमें क्लास 1 हायर, क्लास 2 हायर ये सब दिया हुआ है, तो हायर से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि मुझे क्लास 1 हायर, मुझे क्लास 2 हायर। इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया था जो अभी रिसेंट हमारा हुआ है, जो जून का टाइम, जून 2025 का। ठीक है, देन यूसीसी इस बार इन्होंने बहुत ट्रिकी करते बिकॉज इस बार उत्तराखंड के यूसीसी के प्रोविजंस पूछे गए थे, बट वो बहुत ही ज्यादा एक अनप्रिडिक्टेबल था, और उस पे वो बहुत ही ज्यादा एक होता है ना कि 2-3% जो ग्रे एरिया होता है एग्जाम का, वो चीज है। बट यूसीसी में क्या इंपॉर्टेंट है, इज ओनली केसेस। और आर्टिकल ऑफ कोर्स जो आर्टिकल 44 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो मैंडेट कर रहा है हमको यूसीसी प्रोवाइड कराने के लिए। तो केसेस इंपॉर्टेंट है यूसीसी के, 44 बाकी सब कंसेप्चुअल है इसमें। तो केसेस मैंने आपको बता दिया कि किस किस में करना है, केसेस इसमें भी इन करना है। जैसे केसेस में आपको सब में नहीं करने के लिए बोल रही, मैंने जूनस में नहीं बोला केसेस करने के लिए आपको, ठीक है। जिसमें केसेस की जरूरत है उसमें आपको केसेस करना है, और जहां डायरेक्ट की जरूरत है मैं आपको बता रही हूँ वहां डायरेक्ट करना है। अब उसके बाद एनवायरमेंट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ। अब नेक्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में आती है हमारी एनवायरमेंट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ, बिकॉज ये इसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं और ज्यादा कुछ इसमें कंसेप्चुअल है नहीं। तो अगर आप देखें टॉपिक 1 से लेके 5 तक, इसमें जो ये एनवायरमेंट के केसेस हैं, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक 5 एनजीटी। एनजीटी इज प्योर बैरिक बेस्ड, और एनजीटी से क्वेश्चन आ जाता है, या तो एनजीटी के कॉन्स्टिट्यूशन पूछ लेंगे, कंपोजिशन पूछ लेंगे, उनकी क्वालिफिकेशन पूछ लेंगे, फिर जो आर्टिकल जैसे उसका 20 है उसमें कौन से प्रिंसिपल्स पे एनजीटी वर्क करता है, तो वो प्रिंसिपल से क्वेश्चंस आ चुका है। तो ये कुछ एनजीटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, अबाउट 38 सेक्शंस हैं इस एक्ट में, तो एनजीटी हमको पढ़ना है। इसके अलावा जो मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंट पोल्यूशन है, इट्स मतलब ये पूरा डेफिनेशन बेस्ड है। तो जो अगर जो भी एनवायरमेंटल लॉ में जितने भी एक्ट्स हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, ठीक है, इन सब के हमको डेफिनेशन क्लॉज तो पढ़ना ही पढ़ना है। और हम क्या करेंगे, हम इनमें से कॉमन डेफिनेशंस जो है हम उनको सॉर्ट आउट करेंगे। तो क्या होता है कि जैसे जो कॉमन टर्म्स होते हैं वो ये पूछ लेते हैं कि ये कॉमन टर्म्स किस किस एक्ट में डिफाइंड है। सो हम ये थोड़ा इसके कंपैरेटिव अप्रोच लेकर चलेंगे, इन सबको हम साथ में पढ़ेंगे तो हमारे लिए पढ़ना भी आसान होगा और याद करना भी आसान होगा। ठीक है, फिर ये हो गया मोर और लेस एनवायरमेंट का। फिर एक इसमें टॉपिक आता है इंटरनेशनल एनवायरमेंट लॉ एंड यूएन कॉन्फ्रेंसेस। तो ये भी अगेन रटाफिकेशन है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, हमको याद करना है तो याद करना है। हाँ, इसको हम एक स्टोरी की तरह एक टाइमलाइन के साथ याद कर सकते हैं, तो उससे दिमाग में रिटेन करने में आसानी होगी, बट दैट्स हाउ यू हैव टू रिमेंबर इट एनी हाउ। फिर उसके बाद ह्यूमन राइट्स हो जाता है। ह्यूमन राइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको पढ़ना है वो है पीएचआर, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, ठीक है। उसके अलावा फिर हमको क्या पढ़ना है, हमको सारे जो इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जैसे कि यूडीएचआर है, ठीक है, आईसीसीपीआर है और आईसीएससीआर है। ये तीनों तो हमको देख के जाना ही है। यूडीएचआर में से जैसे राइट टू असाइलम पे क्वेश्चन आ चुका है, अभी जो जनवरी का अटेम्प्ट आया था उसमें राइट टू लाइफ पे क्वेश्चन आया था कि भाई राइट टू लाइफ यूडीएचआर में, आईसीसीपीआर और आईसीएससीआर में कहाँ दे रखा है। तो हमको ये चीजें तो करना ही ह्यूमन राइट्स में। एक तो हमारा इंडिया का जो एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, और जो हमारा इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स है, दैट कंसिस्ट ऑफ 3 डॉक्यूमेंट्स, यूडीएचआर, आईसीसीपीआर एंड आईसीएससीआर, दैट्स इट। और इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में तो देखने ही वाले हैं, जो हमारे प्रोविजंस हैं, जो कमीशंस बने हुए हैं, वो सब चीजें हमको देखना है। देन यूनिट 9, नेक्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में हम यूनिट 9 को रखेंगे, जिसमें है हमारा आईपीआर एंड आईटीएल। इसमें से जो टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 8 तक है वो हमारा आईपीआर का है, एंड 9 एंड 10 इज आईटीएल। टॉपिक 1 से लेकर 8 तक अगेन डायरेक्ट बेस्ड है, और कुछ थ्योरीज हैं, थ्योरीज एंड कन्वेंशंस, वो हमको देखना है आईपीआर में। इनसे आते हैं क्वेश्चन, पर मोरल डायरेक्ट पर चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थ्योरीज एंड कन्वेंशंस वो सिर्फ याद करने की चीजें। फिर 9 एंड 10 हमारा जो आईटी एक्ट है उसमें हमको याद रखना है पनिशमेंट्स एंड पेनल्टीज एंड पेनल्टी, ठीक है, क्योंकि इनसे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे गए। इस बार भी आया था, दिसंबर में भी आया था, और उससे पहले जून में भी आया था। तो आईटी एक्ट को भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सो यूनिट 9 कम्स नेक्स्ट इन आवर प्रायोरिटी लिस्ट। फिर जो है भाई यूनिट 10, लास्ट यूनिट है कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। अगेन इट इज अ वेरी वाइड यूनिट, ठीक है, इसको पूरा कवर करना हमारे लिए संभव नहीं है, बिकॉज अगर मैं बात करूं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की तो हम पूरा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन याद नहीं कर सकते, हमसे हमारा ही नहीं हो रहा, हम फ्रांस का क्या करेंगे, ठीक है। फिर अगर आप बोलो मैम इसमें तो स्वीडन स्विट्जरलैंड का दे रखा है, तो वो हमारे लिए पूरा पढ़ना जरूरी नहीं है। एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हमें हमारे लिए पढ़ना जरूरी है, दैट इज यूएस कॉन्स्टिट्यूशन।
Why? Because major of the provisions related to our judiciary and judicial mechanism are drawn from the US, United States of America, and the provisions related to our machinery of legislature and parliament, they are derived from Canada and Britain. तो हम यूके में तो क्योंकि कोई कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो हम बच गए हैं बाल बाल। बाकी कनाडा के कुछ हम प्रोविजंस देख लेंगे और यूएस के हमको देखना है। यूएस के इतने ज्यादा है भी नहीं, ठीक है। यूएस के जैसे इस बार अमेंडमेंट भी पूछे गए थे, अमेंडमेंट की क्रोनोलॉजी पूछी गई थी, तो वो कुछ ले दे के 5-6 या ज्यादा 10 अमेंडमेंट आप ले लीजिए जो इम्पोर्टेंट है, जो लैंडमार्क है, उन अमेंडमेंट्स को हम एक बार देख लेंगे। और उसके अलावा आर्टिकल्स जो हैं, आर्टिकल तो उसके 6-7 ही हैं, बस उतना हमको बस इसमें देखना है। फिर उसके बाद टॉपिक टू टॉपिक, अब जैसे रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ बहुत कंसेप्चुअल है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है। तो इंडिया में कौन कौन से प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं, कैसा सेपरेशन ऑफ पावर है, स्ट्रिक्ट है, मॉडरेट है कि है ही नहीं, उन सब चीजों का, ठीक है। वैसे ही सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू इंडिया में 368 में दिया है, यूएसए में कहाँ दिया है, स्विट्जरलैंड में क्या प्रोसेस फॉलो होती है। वैसी अमेंडमेंट है, ओम्बड्समैन है। ओम्बड्समैन दैट मींस जो हमारे यहाँ लोकपाल लोकायुक्त के प्रोविजंस हैं, तो उनको स्वीडन और यूके के कंपैरिजन में देखना है। एंड देन इट्स अ ओपन गवर्नमेंट जिसमें हमको आरटीआई एक्ट पढ़ना है। तो आरटीआई एक्ट के भी हम सिर्फ डेफिनेशन क्लॉज देखेंगे और एक मोटा मोटा आपको स्ट्रक्चर बताकर मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगी कि आरटीआई जो है वो कैसे हमको राइट देता है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं अथॉरिटीज से, और उसका अपील पीरियड वगैरह क्या है। तो वो पूरा थोड़ा बहुत वेरिएट बेस्ड है, 3-4 सेक्शन ही है जो इम्पोर्टेंट है, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द सिलेबस। अब आप बोलेंगे मैम एलिजिबिलिटी क्या है, तो जो भी मास्टर्स में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्जाम में जो है अपीयर हो सकते हैं। जो दिसंबर तक जो अटेम्प्ट था उसमें फर्स्ट ईयर वाले भी बैठ सकते थे, बट सिंस द रूल्स हैव बीन चेंज्ड दिस टाइम, सो अभी फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं मास्टर्स के, सिर्फ वही लोग अभी इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, इस एग्जाम में जो है अपीयर हो सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप नेट का एक जो कट ऑफ क्लियर करते हैं तो उसके लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा जो जेआरएफ का कट ऑफ होता है उसके बाद आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। तो व्हेन यू विल एनरोल इन योर पीएचडी, आपको गवर्नमेंट जो है वो फंड करेगी आपकी पीएचडी के लिए। एक सेट फेलोशिप आपको गवर्नमेंट ग्रांट करती है जिससे आप अपनी पीएचडी को फंड कर सकते हो। और अभी रिसेंट रूल्स में एक पीएचडी कट ऑफ भी इंट्रोड्यूस हुआ है, एंड दैट इज क्योंकि अब जो पीएचडी एडमिशन होंगे वो नेट के स्कोर के बेसिस पे ही होंगे। सो इवन इफ यू हैव नॉट क्लियर्ड द नेट कट ऑफ आल्सो, बट यू हैव क्लियर्ड द पीएचडी कट ऑफ, बट आप वो स्कोर लेकर जा सकते हो अपने पीएचडी एडमिशन कराने के लिए, ठीक है। तो आप वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम अगर कोई यूनिवर्सिटी कराती है तो उससे आप एग्जेम्प्टेड हो जाते हो। और अगर आप इन तीनों ही कट ऑफ्स को क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो आपको फिर एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा उस कंसर्न यूनिवर्सिटी का। सो यही सब कुछ एंट्री केसेस थी। अब बाकी ये है कि कौन से सोर्सेज जाएंगे, क्या पढ़ने का तरीका रहेगा। तो सोर्सेज के लिए तो मैं आपको बोलूंगी, अगर आपके पास टाइम है, जैसे अभी करीब 6 महीने, तो आप बेसिक बुक्स भी रेफर कर सकते हैं। जैसे कि जूरिस्प्रूडेंस के लिए मैं बोलूंगी एनडी परांजपे आप रेफर कर सकते हैं अगर आप अपने कॉलेज में हैं तो, ठीक है। बाकी जो कॉलेज पास आउट हो चुके हैं मैं उनको नहीं बोलूंगी करने के लिए, क्योंकि वो उनके पास और भी बहुत सारे कमिटमेंट्स होंगे तो उनके लिए पूरा बुक पढ़ना नहीं रहेगा पॉसिबल। बट जो लोग अभी कॉलेज में हैं उनके पास टाइम है प्रिपेयर करने के लिए 6 महीने का, तो जूरिस्प्रूडेंस के लिए आप लोग एनडी परांजपे प्लस डीडी महाजन दोनों मोरलेस सेम है, आप दोनों से पढ़ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए जेएन पांडे और जो हमारी बीएन शुक्ला है वो पढ़ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए एआईबी का एक शायद 10-12 पेज का एक मटेरियल आता है जो गूगल पे आपको मिल जाएगा, वो सफिशिएंट है। बाकी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के लिए एसके कपूर सफिशिएंट है। आईएचएल के लिए कन्वेंशंस को और जैसे यूएन चार्टर हुआ वो सब आप गूगल से डाउनलोड कीजिए और उनके वेब प्रोविजंस पढ़िए, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और उसके जो भी चीजें हैं वो आप खुद से नोट्स बनाइए। देन लॉ ऑफ क्राइम्स की बात आती है। लॉ ऑफ क्राइम्स इज ऑल अबाउट वेरिट बेस्ड। फिर लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कोपरा, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लिए बांगिया है, कोपरा इज अगेन वेरिट बेस्ड। सेम ऐसे ही कॉम्पिटिशन एक्ट के लिए भी है, मोटर व्हीकल के लिए। वो मैं जो जिनकी चीजों पे मैं बोल रही हूँ कि वेरिट बेस्ड है उनके लिए वेरिट सफिशिएंट है, उनके लिए कोई बुक की जरूरत नहीं है। फिर ऐसे ही कमर्शियल लॉ यूनिट 6 के लिए भी है। फिर फैमिली लॉ के लिए आप चाहे तो हिंदू लॉ के लिए आप पारस दीवान रेफर कर सकते हैं, मुस्लिम लॉ के लिए आप वकील अहमद रेफर कर सकते हैं। एनवायरमेंट लॉ के लिए क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी रहा है तो मैंने पी लीला कृष्णन रेफर की थी, इट्स क्वाइट गुड। उसमें एक स्टोरी की तरह पूरे एनवायरमेंटल केसेस को और सारे प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया है, तो अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, अदरवाइज देयर इज नो नीड कि इतने सारे आप केस पढ़े। गूगल पे डालेंगे तो आपको प्रिंसिपल्स के साथ वो सारे केसेस आ जाएंगे, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो ह्यूमन राइट्स लॉ जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे पढ़ना है, उसके लिए भी बुक की जरूरत नहीं है आपको।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन आईटी लॉ, अगेन मेरिट बेस्ड, एंड देन कंपैरेटिव पब्लिक लॉ। ये पूरा कंटेंट सब आपको जोड़ जाड़ कर करना पड़ेगा, ये किसी एक बुक से या किसी एक डॉक्यूमेंट से कवर नहीं होगा। तो अब मैम इतनी मशक्कत हम करने के लिए रेडी हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, बट मैं आपका काम थोड़ा आसान कर सकती हूँ अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये सब चीजें हम आपको यहीं प्रोवाइड करवा देंगे इन आर दिस कोर्स। आपको ना ही बुक रेफर करने की जरूरत पड़ेगी, आपको ना ही किसी गूगल सर्च करने की जरूरत पड़ेगी, आपको कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हम आपको ब्रीफ एंड रिस्क नोट्स प्रोवाइड करेंगे इस कोर्स के अंतर्गत। साथ ही साथ हम आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करवाएंगे, जो भी नेट क्वालिफाइड हैं, जो भी चारएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं और जो इसी प्रोसेस में लगे हुए हैं रेगुलरली, वो पेपर पैटर्न को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स को मेंटरशिप प्रोवाइड करें, तो अगर वो लोग आपको गाइड करेंगे तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी रोक सकता है इस एग्जाम को क्रैक करने से। इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आपके पास सही गाइडेंस हो और अगर आपके पास सही नॉलेज हो। पढ़ने के लिए बहुत है, बट कैसे पढ़ना है ये हम किसी को बताने की जरूरत है आप लोगों को। सो इफ यू वांट वन स्टॉप सॉल्यूशन देन यू कैन अवेल दिस कोर्स राइट नाउ, और प्रोबेबली हम ये कोर्स नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी सारी डिटेल्स आपको जल्दी ही ऐप पर और हमारे जो भी कंसर्न प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर मिल जाएगी। सो आई होप आपको ये जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है अच्छा लगा होगा। सो सी यू नेक्स्ट दिन, टिल देन बाय बाय।